एवरीवन, वेलकम बैक टू फोकस ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूरोप कॉन्टिनेंट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इससे पहले एशिया और अफ्रीका पहले हो चुका है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये यूरोप का पॉलिटिकल मैप है। क्लियर? यूरोप जो है वो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट माना जाता है। क्लियर है? इसको पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलाज के नाम से भी जाना जाता है, या पेनिनसुला ऑफ यूरेशिया। ठीक है, अब पेनिनसुला किसको कहते हैं? तो एक ऐसा लैंडमास जो कि तीन तरफ से पानी से घिरा हो। ठीक है, जैसा कि हमारा इंडिया का डेक्कन प्लेटो है। ठीक है, वो क्या है? पेनिनसुला है, तीन तरफ से वाटर से घिरा हुआ है। ठीक है, वेस्ट में अरेबियन सी, साउथ में इंडियन ओशियन और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल। क्लियर है? उसी तरह से यूरोप भी तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। कैसे? नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन, ठीक है, पश्चिम में अटलांटिक ओशियन और साउथ में मेडिटेरेनियन सी। क्लियर है? और यूरेशिया किसको कहते हैं? तो ये एक कंबाइंड टर्म है यूरोप और एशिया मिलाकर। ठीक है, और एशिया से यूरोप जो है वो सेपरेटेड है बाय कैस्पियन सी और यूराल माउंटेन्स। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट यूरोप का कौन सा है? रशिया में माउंट एल्ब्रूस, और लोएस्ट पॉइंट भी रशिया में ही है, कैस्पियन सी डिप्रेशन। ठीक है, कैस्पियन सी जो है उसका डिप्रेशन जो है वो लोएस्ट पॉइंट है। ठीक है, तो हाईएस्ट एज वेल एज लोएस्ट पॉइंट ऑफ यूरोप लाइज इन रशिया। अब दो मेजर फोल्ड माउंटेन्स है यूरोप में, माउंट एल्प्स और माउंट कॉकेकस। क्लियर? माउंट एल्प्स और माउंट कॉकेकस जो है वो दो मेजर फोल्ड माउंटेन्स हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पठार जो यूरोप में पाए जाते हैं वो है आइबेरियन प्लेटो, सेंट्रल प्लेटो, ठीक है, वॉस्जेस और ब्लैक फॉरेस्ट, जिसको ब्लैक माउंटेन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, जो कि जर्मनी में है, और बोहेमियन प्लेटो। ठीक है, तो ये सब कुछ मेजर ओवरव्यू है यूरोप के बारे में। ठीक है, नीदरलैंड में क्या है? सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि नीदरलैंड को हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हॉलैंड का है या नीदरलैंड के हैं, दोनों बात बराबर है। तो यहाँ पे जो है समुद्र को पीछे ढकेल दिया गया है, और लैंड को जो है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, कुछ मॉडर्न टेक्निक से। ठीक है, जैसे कुछ एम्बैंकमेंट्स, कुछ बाउंड्रीज टाइप का बना करके जो है वो समुद्र को रोक दिया जाता है। ठीक है, और उससे जो जमीन रिक्लेम होता है, जो हासिल होता है, ठीक है, तो उस पे कृषि किया जाता है, खेती किया जाता है। ठीक है, इस तरह के एम्बैंकमेंट्स मतलब जो स्ट्रक्चर्स, बाउंड्री लाइक स्ट्रक्चर्स जो कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं समुद्र के पानी को रोकने के लिए, उसको जो है रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, ताकि जो लैंड मिले एग्रीकल्चर के लिए। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स, एम्बैंकमेंट्स को डाइक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो जमीन मिलता है, जो रिक्लेम्ड लैंड मिलता है जिसपे की खेती किया जाना है, उसको पोल्डर लैंड्स के नाम से जाना जाता है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि डाइक्स मतलब एम्बैंकमेंट्स हो गया, ठीक है, और पोल्डर लैंड्स हो गया रिक्लेम्ड लैंड्स, और ये दोनों टर्म ही जो है नीदरलैंड से रिलेटेड है। नेक्स्ट हो गया कोस्टल लैंड ऑफ नॉर्वे रिप्रेजेंट एग्जाम्पल ऑफ फजोर्ड कोस्ट। ठीक है, नॉर्वे का जो कोस्टल लैंड है वो फजोर्ड कोस्ट के लैंडफॉर्म का बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, अब फजोर्ड कोस्ट क्या है तो इसके डिटेल में ज्यादा नहीं जाना है, बस इसका हो सके तो गूगल पे आप डायग्राम जो है देख लेना। ये एक तरह का समुद्री लैंडफॉर्म है। ठीक है, एक प्राकृतिक नेचुरल लैंडफॉर्म है जो कि सी कोस्ट पे बनता है। ठीक है, अब इसी में जो है एक पॉइंट है, सोजनी फजोर्ड इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट फजोर्ड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया का सबसे
दूसरा लंबा फजोर्ड कोस्ट जो है वो कौन सा है? सोजनी फजोर्ड है। ठीक है। फिनलैंड को लैंड ऑफ लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। यहाँ पे मोर देन 60,000 लेक्स पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। कितने लेक्स अप्रॉक्स जो है फिनलैंड में पाए जाते हैं। ज्योग्राफिकल ग्रुपिंग्स की बात किया जाए तो यूरोप में 5 ज्योग्राफिकल ग्रुपिंग्स पाए जाते हैं। ठीक है। पहला हो गया स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, दूसरा बाल्कन स्टेट्स, तीसरा ब्रिटिश आइलैंड्स, चौथा आइबेरियन पेनिनसुला और पांचवा बाल्टिक स्टेट्स। ठीक है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आ गया नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क। कैसे याद रखेंगे? तो नो वे, आइस में डेन हो ही नहीं सकता। नो वे, आइस में डेन हो ही नहीं सकता। नो वे से नॉर्वे, आइस से आइसलैंड, डेन से स्वीडन एज वेल एज डेनमार्क। क्लियर? बाल्कन स्टेट्स में आ गया यूगोस्लाविया, ग्रीस, रोमानिया और अल्बेनिया। ठीक है। कैसे याद रखेंगे? यूगो, ग्रीन अल्बेला, बालक रो मत। ठीक है। यूगो, ग्रीन अल्बेला, बालक रो मत। यूगो से यूगोस्लाविया, ग्रीन अल्बेला, ग्रीस अल्बेनिया, बालक से बाल्कन, रो मत से रोमानिया। ठीक है। नेक्स्ट ब्रिटिश आइलैंड्स, इसमें आ गया ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड और चैनल आइलैंड्स। नेक्स्ट हो गया आइबेरियन पेनिनसुला। आइबेरियन पेनिनसुला में 2 ही आता है, स्पेन और पोर्टुगल। ठीक है। एसपी से याद रखना। ठीक है। उसके बाद बाल्टिक स्टेट्स में एस्टोनिया, लाटविया और लिथुनिया आता है। ठीक है। ठीक है। एलएलबी से याद रखना। ठीक है। जिस तरह से एलएलबी होता है तो क्या होगा? लाटविया, लिथुनिया और बी से बाल्टिक हो गया, उसी में ई जोड़ देना। ठीक है। LLBE। ठीक है। सपोज करो कि कोई स्टूडेंट है, उसको LLBE का स्पेलिंग नहीं आता है तो LLB को LLBE कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, फजोर्ड क्या होता है? ठीक है। तो फजोर्ड इज अ डीप ग्लेशियल ट्रफ filled with sea water found on shorelines. It is formed when a glacier cuts a U-shaped valley by ice segregation and abrasion of surrounding bedrock. फजोर्ड को फियोर्ड भी कहते हैं। ठीक है। ये क्या होता है? तो जैसे कि आप ऊपर में एक छोटा सा डायग्राम देख रहे हैं जिसमें कि एक यू शेप का गड्ढा बना हुआ है। ठीक है। और ये गड्ढा कैसे बना? तो ग्लेशियर के टूटने से। ठीक है। और इस गड्ढे में पानी भरा हुआ है। ये पानी क्या है? तो समुद्र का पानी है। ठीक है। तो इस तरह की जब भी कोई आकृति बनेगी तो उसको फिजोर्ड या फियोर्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जो कि कॉमनली हम लोग नॉर्वे कोस्ट में देख सकते हैं। पीछे में अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि सोजनी फियोर्ड जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिजोर्ड है। क्लियर? अब आते हैं यूरोप के फिजिकल फीचर्स पे। यूरोप का फिजिकल फीचर्स की बात करें तो इसको 4 मेजर कैटेगरीज में देखा गया है। ठीक है। पहला है वेस्टर्न अपलैंड्स। अगर हम लोग पश्चिमी यूरोप चले जाएं तो वहां पे हमें कुछ अपलैंड्स मिलेंगे जिसको कॉमनली नॉर्दर्न हाईलैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब ये हाईलैंड्स और अपलैंड्स जो है वो कैसे बने? तो बाय द इफेक्ट ऑफ ग्लेशिएशन, मतलब ये जो है बड़े बड़े पत्थरों से बने हुए हैं। ठीक है। और ये पत्थर जो है वो ग्लेशियर से इरोजन होके टूट के निकला है। क्लियर? और ये ज्यादातर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज में पाया जाता है। सेकंड है नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स। नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स जो है ये यूके और रशिया में ज्यादातर देखने को मिलता है। क्लियर? और चूंकि ये प्लेन एरिया है इसीलिए यहाँ पे रिवर्स भी आराम से फ्लो करते हैं। और प्लेन होने के कारण और रिवर्स होने के कारण ये जो है यूरोप का सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला एरिया है। ठीक है। नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स। नेक्स्ट है सेंट्रल अपलैंड्स। अब सेंट्रल अपलैंड वाला जो एरिया है वो हमें ईस्ट वेस्ट सेंट्रल यूरोप में देखने को मिलता है, जिसमें कि फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, कुछ पार्ट्स ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड को देखने को मिलता है। ठीक है। ये सेंट्रल अपलैंड्स जो होते हैं हाइट में ज्यादा ऊंचे नहीं होते हैं और इसमें बहुत ज्यादा हेवीली वुडेड यानी फॉरेस्ट एरियाज होते हैं। बहुत ज्यादा जो है यहाँ जंगल वाला एरिया, हरा भरा एरिया देखने को मिलता है। ठीक है। इसी हाईलैंड्स के अंतर्गत जो है जो मैसिव सेंट्रल
और वॉस्जेस एरिया है फ्रांस में, वो इसी में आता है। बेल्जियम का आर्डनेस एरिया, ब्लैक फॉरेस्ट एरिया जो है जर्मनी का, और कुछ पोर्शन चेक रिपब्लिक का। ठीक है, अब ये जो एरिया है वो स्पार्सली पॉपुलेटेड है, मतलब बहुत ज्यादा हाईली पॉपुलेशन यहाँ का नहीं है। ठीक है, लोग यहाँ दूर दूर पे रहते हैं, जनसंख्या यहाँ का कम है। हालांकि राइन वैली, एल्बी वैली और डेन्यूबे रिवर वैली के पास पॉपुलेशन अच्छा खासा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है चौथा फिजिकल रीजन ऑफ यूरोप, दैट इज एल्पाइन माउंटेन्स। अब ये जो एल्पाइन माउंटेन्स है ना, इसमें स्पेन, फ्रांस, इटालियन और बाल्कन पेनिनसुला के कुछ माउंटेनियस रीजन्स आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें कि एल्प्स का माउंटेन हो गया, माउंटेन रेंज ऑफ पायोनीज, ठीक है, बाल्कन्स, तो ये सभी आते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरोप का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और ये है कहाँ। ठीक है, तो यूरोप की सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो है माउंट एल्ब्रुस और ये रशिया में है, और ये जो है वो कॉकेसस माउंटेन रेंज का पार्ट है। क्लियर हो गया। अब ये जो आप देख रहे हैं वो है माउंटेन्स ऑफ यूरोप। टोटल 26 माउंटेन्स पाए जाते हैं यूरोप में, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं जैसे कि माउंटेन रेंज ऑफ कॉकेसस, ठीक है, बाल्कन रेंजेस, हॉर्स्ट रेंजेस, हर्स्ट माउंटेन, एल्प्स रेंजेस, वॉस्जेस रेंजेस, पायोनीज रेंजेस, सियरा नेवेडा, कॉर्डिलेरा सेंट्रल, ठीक है, पेनीज रेंजेस, माउंट एटना, माउंट विसुवियस, ठीक है, ये सब वोल्केनिक माउंटेन्स है कुछ। तो ये सब बस एक झलक देख लेना और कुछ नहीं। नेक्स्ट, फिजिकल फीचर्स ऑफ यूरोपियन कंटिनेंट की बात करें तो यूरोप में हमें गल्फ्स और बेज, दैट इज खाड़ियां देखने को मिलती हैं, सीज समुद्र देखने को मिलता है, स्ट्रेट्स देखने को मिलता है और पेनिनसुलस देखने को मिलता है। अगर यहाँ गल्फ्स और बेज की बात करें खाड़ियां की, तो गल्फ ऑफ रीगा, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ बॉथनिया, गल्फ ऑफ लायन, बे ऑफ बिस्के और इंग्लिश चैनल जो कि बहुत ही फेमस है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, खाड़ियां हैं, यूरोप में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है समुद्र, सीज, तो द मोस्ट फेमस मेडिटेरेनियन सी यूरोप से रिलेटेड है। ठीक है, व्हाइट सी, बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, आयरिश सी, एड्रियाटिक सी, इयोनियन सी, सी ऑफ एजोव, एजिनियन सी। ठीक है, ये सभी समुद्र जो है कहाँ पाए जाते हैं, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। नेक्स्ट हो गया स्ट्रेट्स, ठीक है, जो स्ट्रेट्स ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट्स ऑफ बोनिफेसियो, स्ट्रेट्स ऑफ मेसिना, स्ट्रेट्स ऑफ बॉस्पोरस, स्ट्रेट ऑफ कर्च, स्ट्रेट ऑफ डार्डेनलिस। ठीक है, ये सभी स्ट्रेट्स जो है यूरोपियन कॉन्टिनेंट से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट पेनिनसुलास की अगर बात करें तो आइबेरियन पेनिनसुला, बाल्कन पेनिनसुला और कोला पेनिनसुला। ठीक है, ये तीनों पेनिनसुला यूरोपियन कॉन्टिनेंट में मौजूद हैं। जलवायु की बात करें, क्लाइमेट की, तो 4 क्लाइमेटिक जोन्स हैं यूरोप में। पहला है मेरीन वेस्ट कोस्ट, ठीक है, जो कि नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल यूरोप में पाए जाते हैं, जिसमें कि क्या होता है, माइल्ड टेम्परेचर, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्मी, और अबंडेंट रेनफॉल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मिड कॉन्टिनेंटल, ठीक है, जो कि ईस्ट और नॉर्थ यूरोप में पाए जाते हैं, और इसमें यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, गर्मी में भी यहाँ पे आर्कटिक और एशिया की तरफ से ठंडी हवाएं बहती है। नेक्स्ट है मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक जोन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, एशिया में भी हम लोगों ने पढ़ा था। ये क्लाइमेटिक जोन में क्या होता है कि गर्मी काफी सूखी और गर्म रहती है, ठीक है, और ठंडा में क्या होता है, बारिश होती है, रेनी विंटर्स होते हैं। तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेनी विंटर्स एंड ड्राई समर्स, जहाँ पे लेस देन 60 mm ऑफ प्रेसिपिटेशन होता है। और मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट कहाँ, मोस्ट ऑफ द साउथ यूरोप में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है टुंड्रा क्लाइमेट या सब आर्कटिक क्लाइमेटिक जोन। टुंड्रा क्लाइमेट को कॉमनली हम लोग ट्रीलेस जोन के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, धरती पे बर्फ जमी हुई रहती है, ठीक है, आइस कवर रहता है। आइस कवर रहने के कारण जो है यहाँ पे पेड़ ग्रो नहीं करते, ठीक है, तो क्या ग्रो करते हैं, लाइकेंस, श्रब्स, मॉसेस, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं ये, इस तरह का क्लाइमेट जो है नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में पाए जाते हैं, जो कि मोस्टली नॉर्थ ऑफ आर्कटिक सर्किल है, ठीक है, आर्कटिक सर्किल से भी उत्तर, जहाँ पे अल्पाइन टुंड्रा, ठीक है, मतलब हाई माउंटेन्स पे जो है ना अल्पाइन टुंड्रा वाला जो क्लाइमेट होता है, वहाँ पे इस तरह का जलवायु पाया जाता है। एक्सट्रीम कोल्ड विंटर्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग यूरोप के मेजर रिवर्स की ओर देखते हैं। मेजर रिवर्स ऑफ यूरोप की अगर हम बात करें, मेजर नदियां, तो डैन्यूबे हो गया, लॉयडे हो गया, एल्बे हो गया, राइन हो गया, वोल्गा हो गया, ठीक है, ये सब तो आपने सुना होगा। लेकिन कुछ और फेमस नदियां यहाँ पे है,
जैसे टैगस, रोन, शैनॉन, ओडर और पो, राइट। देखो वोल्गा जो है वो यूरोप का सबसे लंबा नदी है, एज वेल एज सबसे बड़ा नदी भी है, ठीक है। अब ये नदी जो है वो सेंट्रल रशिया से फ्लो करता है और कैस्पियन सी में जाकर मिल जाता है, और इसको रूस की राष्ट्रीय नदी के नाम से जाना जाता है, क्लियर। इंडिया का राष्ट्रीय नदी कौन है, तो रिवर गंगा, क्लियर। अब वोल्गा नदी जो है वो डॉन नदी के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है, और दोनों एक रास्ता बनाता है, एक ऐसा वाटरवे बनाता है जिससे कि क्या होता है कि समुद्री जहाज जो है वो ब्लैक सी से, ठीक है, कॉन्टिनेंट के यानी यूरोप के अंदरूनी भाग में जा सके, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है रिवर डैन्यूबे। अब ये जो है यूरोप का दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो कि 10 कंट्री से होके गुजरती है। जर्मनी हो गया, हंगरी हो गया, सर्बिया, क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, रोमानिया, मोल्डोवा, यूक्रेन, बुल्गारिया, ठीक है, और ये फ्लो करता है वियना और बुडापेस्ट से। अब डैन्यूबे जो है वो यूरोप के 5 राजधानी शहरों से पास करता है, ठीक है। कौन कौन से हैं ये, तो पहला है रोमानिया का राजधानी बुचारेस्ट, दूसरा स्लोवाकिया का राजधानी ब्रैटिस्लावा, तीसरा यूगोस्लाविया का राजधानी बेलग्रेड, चौथा हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट, और पांचवा ऑस्ट्रिया का राजधानी वियना, क्लियर। अब है राइन नदी। अब राइन जो है वो इसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि रीन इन जर्मनी, राइन इन फ्रांस एंड रीजन इन नीदरलैंड, ठीक है। अब इस नदी का जो स्रोत है वो है स्विट्जरलैंड, ठीक है, और ये जर्मनी और नीदरलैंड से होके नॉर्थ सी में रॉटरडम के पास जाके मिल जाता है, ठीक है। अब इसको जो है डैन्यूबे के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी का दर्जा दिया गया है। सबसे लंबी नदी कौन थी यूरोप की, वोल्गा, दूसरी सबसे लंबी नदी डैन्यूबे, तीसरी राइन, ठीक है, या रीन या रीजन। स्विट्जरलैंड में ये स्विस एल्प्स माउंटेन से ओरिजिनेट करता है, और ये कहाँ से फ्लो करता है, तो स्विट्जरलैंड से, लाइक्टेनस्टीन से, ऑस्ट्रिया से, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स, उसके बाद जाके नॉर्थ सी में रोटरडम के पास मिल जाता है। नेक्स्ट है रिवर एल्बे। अब ये जो नदी है ना एल्बे, एक समय में ईस्ट और वेस्ट जर्मनी का बॉर्डर हुआ करती थी, लेकिन अभी जो है वो जर्मनी एज वेल एज चेक रिपब्लिक से फ्लो होके गुजरती है। नेक्स्ट रिवर लॉयडे। अब ये रिवर लॉयडे जो है वो फ्रांस की एक बहुत ही प्रसिद्ध नदी है, जो कि फ्रांस को बीचों बीच काटती है, और ये एक बहुत ही फेमस घाटी बनाती है, इसका नाम है लॉयडे घाटी, जो कि अपने लोकल वाइन्स और ऐतिहासिक शहरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट ये देखो यूरोप का रिवर्स और लेक्स को रिप्रेजेंट करने वाला मैप आपके सामने है। इसमें आप आराम से यूरोप के सभी रिवर्स और लेक्स को मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अब टैगस नदी जो है ये स्पेन में पाई जाती है, ठीक है। रोन नदी, ठीक है, ये जो है एल्प्स से शुरू होकर लेक जेनेवा तक बहती है, ज्यादातर फ्रांस और मेडिटेरेनियन सी में जाके मिल जाती है। उसके बाद एक शैनॉन नदी है आयरलैंड में, ओडर नदी चेक रिपब्लिक, और एक इम्पोर्टेंट नदी है इटली की, वो है पो नदी। ये इटली की सबसे लंबी नदी है और इसको इटली का क्या गंगा कहा जाता है, ठीक है। ये जाके जो है एड्रियाटिक सी में मिल जाती है, क्लियर हो गया। कहाँ मिल जाती है, जाके एड्रियाटिक सी में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं रिवर्स के बारे में, ठीक है। जो बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवे है यूरोप का वो है राइन नदी। उसके बाद दुनिया में सबसे ज्यादा जो व्यापार होता है वो है किस बंदरगाह पे होता है, तो वो है रॉटरडम पोर्ट पे, जो कि नीदरलैंड्स में है, और ये सिचुएटेड है रीन नदी पे, ठीक है। उसके बाद साइन रिवर जो है वो साइन कहो या सीन कहो, जो भी कहो, ठीक है। तो ये जो सीन रिवर है वो फ्रांस में है और ये इंग्लिश चैनल में जाके मिलती है। पो रिवर इज कॉल्ड गेंजेस ऑफ इटली, बता दिया मैंने। एग्रीकल्चर की बात करते हैं। खेती का अगर हम बात करें तो खेती को जो है यूरोप में वो उसे डेवलप किया गया है थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ माइग्रेशन एज वेल एज डिफ्यूजन, ठीक है। मतलब
लोग माइग्रेट करके आए हैं और यहाँ पे खेती डेवलप किए हैं। और डिफ्यूजन का मतलब हो गया कि कुछ इंडिजिनस यहाँ पे खेती हुआ और कुछ जो है बाहर के भी लोगों ने अपने तरीके से यहाँ पे खेती को इंट्रोड्यूस करा। ठीक है, तो मिलीजुली टेक्निक से जो है यहाँ पे, ठीक है, ये खेती का, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ। अब ओल्डेस्ट साइट विथ एग्रीकल्चर आर अलोंग द मेडिटेरेनियन कोस्ट। ठीक है, मेडिटेरेनियन कोस्ट के पास जो है कृषि का सबसे पुराना साक्ष्य प्राप्त हुआ है। साउथ ईस्ट ग्रीस में एक गुफा है जिसका नाम है फ्रैंकथ्री केव। ठीक है, जो कि करीब 15,000 साल पुराना है। इस गुफा से कुछ सबूत मिले हैं कि साउथ यूरोप में कृषि का विकास सबसे पहले हुआ। ठीक है, और उस समय वाइल्ड एमर वहां पे ग्रो किया जाता था। वाइल्ड एमर क्या है? एक तरह का क्रॉप है। ठीक है, उसके बाद में जो है बार्ली, लेंटिल्स, 3 तरह का गेहूं, ये सब भी ग्रो किया जाने लगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरनेशनल सीड बैंक कहाँ है? तो ये जो है सालबार्ड आइलैंड ऑफ नॉर्वे में है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि यूरोप से रिलेटेड है, आइए देखते हैं। ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं यूरोप में, टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ठीक है, और ये ग्रासलैंड्स जो है वो हंगरी, रोमानिया और यूक्रेन में पाए जाते हैं। नाम अलग अलग है, जैसे कि हंगरी में जो ग्रासलैंड्स है उसको पूछताछ, ठीक है, पूछताछ के नाम से जाना जाता है। और यूक्रेन में जो ग्रासलैंड्स है उसको स्टेपी के नाम से जाना जाता है। कैसे याद रखोगे? पहले के जमाने में भूख लगने के लिए पुस्टाई दिया जाता था। ठीक है, दवाई दिया जाता था, तो इसीलिए ऐसे याद रखोगे कि हंगरी के लिए पुस्टाई यानी पूछताछ। ठीक है, और क्रेन पर चढ़ने के लिए स्टेप्स की जरूरत होती है। ठीक है, सीढ़ियों की जरूरत होती है, तो क्रेन मतलब यूक्रेन और स्टेप्स मतलब स्टेपी। ठीक है, याद हो गया। अब स्टेपी रीजन जो है यूक्रेन का, उसको ग्रैनरी ऑफ द वर्ल्ड या ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड से भी जाना जाता है। ठीक है, मतलब यूक्रेन का जो स्टेपी क्षेत्र है वो जो है विश्व का सबसे बड़ा ग्रेनरी है। Denmark is a country on Jutland Peninsula famous for its dairy industry. Denmark is known as cow ranch of the world. ठीक है, डेनमार्क जो है वो विश्व में सबसे प्रमुख देश है डेयरी उत्पादन के क्षेत्र में। यहाँ पे गाय का पशुपालन किया जाता है। ठीक है, और डेयरी उत्पाद के लिए काफी फेमस क्षेत्र माना जाता है डेनमार्क कंट्री को। ठीक है, जो कि ज्यूटलैंड पेनिनसुला पे सिचुएटेड है। इटली इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्रेप्स एंड ऑलिव्स इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में इटली जो है अंगूर और ऑलिव्स के प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। ठीक है, ऑलिव्स आप सभी जानते हैं, ऑलिव ऑयल इसके बीज से निकलता है। ठीक है, ऑलिव सीड से ऑलिव ऑयल निकलता है जो कि हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। यही नहीं, ऑलिव्स आप सभी ने पिज्जा में खाया होगा। नेक्स्ट है, ऑफ द टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन यूरोप प्रोड्यूसेस 90% ऑफ ओट, 50% बार्ली, 25% ऑफ व्हीट। ठीक है, पूरे विश्व में जो है यूरोप जो है 90% से भी ज्यादा जो है ओट का प्रोडक्शन करता है। ओट मील आप सभी ने खाया होगा ब्रेकफास्ट में, जिसको कॉमन भाषा में हम लोग दलिया कहते हैं। 50% ऑफ बार्ली, ठीक है, जो कि मिलेट्स का एक पार्ट है। ठीक है, उसके बाद 25% ऑफ व्हीट, गेहूं। ठीक है, डाटा याद नहीं रखना है, बस इतना ध्यान रखना है कि यूरोप जो है, यूरोप में ओट, बार्ली और व्हीट जो है इसका प्रोडक्शन काफी अच्छे अमाउंट में किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद जो है यूरोप को दूसरे देशों से फूड ग्रेन्स का इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, मतलब आयात करना पड़ता है, मंगवाना पड़ता है बाहर से। ठीक है, अभी यूरोप में शुगर बीट और पोटैटोज भी काफी अच्छे अमाउंट में प्रोड्यूस किए जाते हैं। शुगर बीट मतलब शकरकंद हो गया और पोटैटो मतलब आलू। ठीक है, नेक्स्ट फ्लैक्स जो होता है वो भी काफी अच्छे अमाउंट में यहाँ ग्रो किया जाता है। फ्लैक्स क्या होता है? फ्लैक्स सीड का नाम आप सभी ने सुना होगा, जिसको काफी कोलेस्ट्रॉल होता है
ठीक है, उसे डॉक्टर ये एडवाइस करते हैं कि आप फ्लैक्सीड खाइए, ठीक है, अलसी के बीज, या इसको आम भाषा में तीसी भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द प्लेन ऑफ लोम्बार्डी इन इटली। क्लियर हो गया? तो मिलान हो गया, ट्यूरिन हो गया, जिनोवा और वेनिस, ये सभी क्या है, इंडस्ट्रियल सिटीज हैं, ठीक है। मिलान जो है उसको मैनचेस्टर ऑफ इटली कहते हैं। मिलान जो है वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। ट्यूरिन इज नोन एज डेट्रॉइट ऑफ इटली। क्लियर? वेनिस इज नोन एज क्वीन ऑफ एड्रियाटिक। तो ये सब कुछ वन लाइनर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। बहुत सारे स्टेट पीसीएस में ये सभी पूछे भी जा चुके हैं, ठीक है। इसीलिए बीपीएससी के में एग्जामिनेशन में आने का हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये सभी एक हाई एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सीरीज हम मान सकते हैं, ठीक है। तो मिलान को क्या कहते हैं, मैनचेस्टर ऑफ इटली। कैसे याद रखेंगे, एम फॉर मिलान, एम फॉर मैनचेस्टर ऑफ इटली, किसका, इटली का। ट्यूरिन इज नोन एज डेट्रॉइट ऑफ इटली, ठीक है। तो ये दोनों ही जगह जो है इटली से रिलेट करके याद कर सकते हो। और तीसरा जो है वेनिस, इसको क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ एड्रियाटिक। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट पैलेस जो है, पैलेस मतलब महल, कहाँ है, वेटिकन सिटी, रोम में, ठीक है। रोम जो है वो क्या है, बिगेस्ट सिटी है, कैपिटल ऑफ इटली, ठीक है। इटली के राजधानी भी तो है ना रोम, और ये सबसे बड़ा शहर भी है। और यहीं पे जो एक शहर है वेटिकन सिटी, वो वहां पे दुनिया का लार्जेस्ट सबसे बड़ा जो है महल है, ठीक है, सबसे बड़ा पैलेस है। और रोम जो है वो सिचुएटेड है रिवर तिबर के बैंक पर। क्लियर? रोम कहाँ सिचुएटेड है, इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर तिबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन हो सकता है। जिस तरह से लंदन जो है वो थेम्स नदी पे सिचुएटेड है, क्लियर, उसी तरह रोम जो है वो तिबर रिवर बैंक पे सिचुएटेड है। अभी नेचुरल रिसोर्स की हम बात करें तो नॉर्दर्न यूरोप में मेटल्स काफी ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। जैसे बॉक्साइट हो गया, जिससे कि एल्यूमिनियम बनता है, पता है ना, एल्यूमिनियम का ओर है बॉक्साइट। कॉपर हो गया, आयरन ओर हो गया। डेनमार्क में क्या है, कुछ पेट्रोल और नेचुरल गैस पाए जाते हैं। क्लियर है? नॉर्थ यूरोप में हमने देखा मेटल्स, डेनमार्क में हम देख रहे हैं पेट्रोल और नेचुरल गैस का रिजर्व्स पाए जा रहा है। जर्मनी में कोल का अच्छा खासा रिजर्व्स है और कुछ अमाउंट में निकल और लिग्नाइट भी पाया जाता है। सदर्न इटली में जो है वहां पे कोल, मर्करी और जिंक का रिजर्व्स पाया जा रहा है। वेस्ट यूरोप जैसे कि स्पेन और फ्रांस, यहाँ पे कॉपर, लेड एज वेल एज कोल और जिंक रिजर्व्स पाए जाते हैं, ठीक है। आइसलैंड में मत्स्य पालन, फिशरीज का इंपॉर्टेंट सेंटर है, ठीक है। एज वेल एज यहाँ हाइड्रो पावर और जियोथर्मल पावर का अच्छा पोटेंशियल देखने को मिलता है। रशिया और यूक्रेन जो है वो दोनों ही नेचुरल गैस और ऑयल रिजर्व्स पे हेविली डिपेंडेंट है। क्लियर हो गया? इधर ग्रेट ब्रिटेन में जो है ऑफशोर रिजर्व्स ऑफ ऑयल और नेचुरल गैस पाया जाता है, एज वेल एज सब्सटेंशियल कोल रिजर्व्स, मतलब अच्छा खासा अमाउंट में कोल की खदान भी है, ठीक है। रिकॉल करें तो हमें क्या देखने को मिला अभी नेचुरल रिसोर्सेज में कि यूरोप के नॉर्थ पार्ट में, ठीक है, नॉर्थ पार्ट ऑफ यूरोप, उत्तरी में कुछ मेटल्स जैसे कि बॉक्साइट हो गया, कॉपर हो गया, आयरन ओर हो गया, ये सब पाया जा रहा है, ठीक है। कुछ कंट्रीज जैसे कि डेनमार्क में पेट्रोल और नेचुरल गैस रिजर्व्स है। जर्मनी में कोयला खदान अच्छा खासा है, कोयला का रिजर्व्स है। दक्षिण यूरोप जैसे कि इटली में कोयला तो है ही, एज वेल एज मर्करी और जिंक भी पाया जाता है, ठीक है। वेस्ट यूरोप में, पश्चिमी यूरोप जैसे कि स्पेन और फ्रांस जैसे कंट्री में कोयला है, जिंक है, ठीक है, कॉपर और लेड भी है। आइसलैंड में मछली पालन है, हाइड्रो पावर यानी बिजली उत्पन्न होता है, ठीक है, जियोथर्मल पावर प्रोडक्शन है। रशिया और यूक्रेन में ऑयल और नेचुरल गैस का अच्छा खासा रिजर्व्स है। अभी कुछ सालों से रशिया और यूक्रेन के बीच में काफी ज्यादा
इंटेंस वॉर चल रहा है, ठीक है, युद्ध की स्थिति, युद्ध चल रही है, स्थिति बनी हुई नहीं है बल्कि युद्ध ऑलरेडी चल रही है। तो ये दोनों जो है कहीं ना कहीं अपने नेचुरल गैस और ऑयल रिजर्व्स का भी इस्तेमाल इस युद्ध में अवश्य कर रहे होंगे, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं एक वॉर होने का कॉज हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ, ग्रेट ब्रिटेन का देख ही लिया कि यहाँ पे ऑयल, नेचुरल गैस एज वेल एज कोयला यानी कोल तीनों ही पाए जाते हैं, ठीक है। अभी देखो फ्रांस का, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज अब हम लोग देखेंगे यूरोप का, और उसका बस की पॉइंट पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो फ्रांस का ये पॉलिटिकल मैप है। फ्रांस जो है यूके से सेपरेटेड है इंग्लिश चैनल के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश चैनल जो है वो क्या था, याद आया, खाड़ी था ना, ठीक है, गल्फ और बे की कैटेगरी में आता था। और ये जो है यूके दैट इज इंग्लैंड और फ्रांस को कनेक्ट करने वाला वाटर बॉडी है, ठीक है, दोनों के बीच में एक सेपरेशन का काम करता है ये। अब इन द सदर्न पार्ट इट इज सेपरेटेड फ्रॉम स्पेन, ठीक है। अगर हम सदर्न पार्ट ऑफ फ्रांस में देखें तो ये जो है स्पेन से अलग है बाय पायरेनीज माउंटेन से, इटली से अलग है बाय माउंट एल्प्स, स्विट्जरलैंड से अलग है बाय जूरा माउंटेन, और जर्मनी से अलग है बाय ब्लैक फॉरेस्ट और वोस्जेस माउंटेन, ठीक है। इसके दक्षिणी भाग में मेडिटेरेनियन सी है और इसके पश्चिमी भाग में अटलांटिक ओशन है। क्लियर हो गया। फ्रांस में कुछ एंशियंट हाईलैंड्स या पठार पाए जाते हैं जिसको सेंट्रल मैसिव के नाम से जाना जाता है। पायरेनीज और एल्प्स जो है वो न्यू फोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है। जो हाईएस्ट पीक ऑफ एल्प्स है माउंट ब्लैंक इज इन फ्रांस, ठीक है। फ्रांस में जो है एल्प्स माउंटेन रेंज का सबसे ऊंची चोटी दैट इज माउंट ब्लैंक प्रेजेंट है। वॉस्जेस और जूरा माउंटेन्स ये नॉर्थ ऑफ एल्प्स में प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब ये तीनों ही माउंटेन्स जो है ना दैट इज माउंट ब्लैंक, माउंटेन पीक, वोस्जेस और जूरा माउंटेन्स, ये सभी जो है एल्प्स माउंटेन रेंज में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है कि रिवर सीन ऑफ फ्रांस फॉल्स इनटू द इंग्लिश चैनल। फ्रांस का जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी है रिवर सीन, ठीक है, कैसे याद रखोगे, तो फ्रांस का सीन बहुत अच्छा है, ठीक है। फ्रांस में सब देखने लायक चीज है, फ्रांस में सब सीनरी बिल्डिंग्स है, ठीक है। याद करने के लिए ट्रिक आप याद कर सकते हैं, अपना सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो सीन नदी है फ्रांस का वो इंग्लिश चैनल में जाके मिल जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं इसके जलवायु के बारे में, क्लाइमेट के बारे में। तो फ्रांस को जो है मिनी यूरोप के नाम से जाना जाता है। मतलब फ्रांस में जो है ना पूरे यूरोप का लगभग हर तरह का क्लाइमेट देखने को मिलता है। नॉर्थ और वेस्टर्न यूरोप की बात करें तो मैरीटाइम या वेस्ट यूरोपियन टाइप क्लाइमेट पाया जाता है फ्रांस में। कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट ईस्टर्न पार्ट ऑफ फ्रांस में पाया जाता है। और दक्षिणी फ्रांस की बात किया जाए तो उसमें मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है। पूरे यूरोप में फ्रांस एकमात्र ऐसा देश है जो कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन में सेल्फ रिलायंट है। मतलब इसको किसी दूसरे पे निर्भर नहीं रहना पड़ता है अपने फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। फ्रांस एक एग्रीकल्चर कंट्री है, इसीलिए इसको लैंड ऑफ फार्मर्स कहते हैं, ठीक है। फ्रांस एक कृषि देश है, कृषि प्रधान देश है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लैंड ऑफ फार्मर्स, किसानों की भूमि, ठीक है। अब फ्रांस जो है विश्व प्रसिद्ध है किस चीज के लिए, अंगूर, सेब और ऑलिव के प्रोडक्शन के लिए। यहाँ पे एक हाई क्वालिटी ग्रेप वाइन शैंपेन इज मेड। क्लियर। ये एक ड्रिंक होता है शैंपेन, ठीक है, जिसको कि अंगूर से बनाया जाता है। इट्स अ टाइप ऑफ वाइन जो कि काफी हाई क्वालिटी अपग्रेडेड वाइन होता है। और फ्रांस इस वाइन के लिए काफी विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है।
बिगेस्ट सेंटर ऑफ वाइन प्रोडक्शन इज बॉर्डेक्स। सबसे ज्यादा जो वाइन प्रोडक्शन होता है वो बॉर्डेक्स में होता है, ठीक है, ये एक जगह का नाम है, ठीक है। फॉलोड बाय शैंपेन, और शैंपेन नंबर 2 पोजीशन पे आता है, जहां पे शैंपेन नाम का वाइन जो है प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो फ्रांस में एक जगह का नाम भी है शैंपेन, जहां पे वाइन जो प्रोड्यूस होता है ग्रेप से, ठीक है, अंगूर से जो वाइन बनता है उसका नाम भी इसी जगह के नाम पे शैंपेन रखा गया। क्लियर है। अब करीब 90% ऑफ द आयरन ओर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लोरेन रीजन, ठीक है, हमने पढ़ा था ना लोरेन घाटी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रांस में लोरेन क्षेत्र है जहां पे 90% से ज्यादा जो है आयरन ओर का एक्सट्रैक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे आयरन ओर बहुत ही अबंडेंटली रूप से पाया जाता है, ठीक है। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज यहाँ पे काफी ज्यादा पाए जाते हैं, ये एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र है। नेक्स्ट, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ फ्रांस जो है ये किधर है, तो नॉर्दर्न कोल फील्ड रीजन में, और वॉस्जेज और सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री मेनली बेस्ड है रोन घाटी में, रोन वैली में। क्लियर हो गया, ठीक है। तो कपड़ा से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है फ्रांस का वो किधर है, तो नॉर्दर्न कोल फील्ड रीजन है, क्षेत्र है वहां पे, और वॉस्जेस में, ठीक है, इस दोनों जगह पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाया जाता है। जबकि सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, ठीक है, वो मेनली रोन घाटी में पाया जाता है। पेरिस जो है वो सीन रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है, ठीक है, हम लोग ने देखा था पहले भी, और ये जो है वो सेंटर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स है, हैंस कॉल्ड हार्ट ऑफ फ्रांस, ठीक है। अब पेरिस जो है बहुत ही फेमस है, ठीक है, पेरिस को फ्रांस का हार्ट कहा जाता है, ठीक है, दिल कहा जाता है फ्रांस का। क्यों? क्योंकि एक तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फेमस कल्चरल सेंटर है, जहाँ पे काफी सांस्कृतिक केंद्र है, ठीक है, सिटी ऑफ फैशन है, यहाँ पे काफी ज्यादा फैशन रिलेटेड शोज होते रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। कैपिटल ऑफ फ्रांस है सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, फ्रांस की राजधानी है। इट इज अ नोडल टाउन, ठीक है, एक प्रमुख शहर है फ्रांस का। क्लियर हो गया, जो कि सीन नदी के बैंक पे सिचुएटेड है। कुछ इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल टाउन्स जो फ्रांस में है वो है स्ट्रासबर्ग। अब ये स्ट्रासबर्ग जो है वो इंजीनियरिंग गुड्स के लिए काफी फेमस है, ठीक है, ये क्षेत्र। फिर लायंस सिल्क टेक्सटाइल के लिए काफी फेमस है, ठीक है। लिली आर्टिफिशियल सिल्क के लिए काफी फेमस है। पेरिस फैशन और लग्जरियस गुड्स के लिए काफी फेमस है, ठीक है। तो ये सब कुछ इंडस्ट्रियल टाउन्स हो गया जो कि फ्रांस में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है डिफेंस एक्सरसाइजेज होते हैं इंडिया और फ्रांस के बीच में, जो कि अक्सर करंट अफेयर्स में न्यूज बनाते हैं। तो 3 तरह के बेसिकली एक्सरसाइजेज होते हैं इंडिया और फ्रांस के बीच में। पहला है नेवल एक्सरसाइज, ठीक है, दैट इज जो समुद्र में होता है, समुद्री अभ्यास, वरुण के नाम से जाना जाता है। दूसरा है जो हवा में होता है, ठीक है, दैट इज एयर में होता है, उसको गरुड़ के नाम से जाना जाता है। और तीसरा जो लैंड पे होता है, आर्मी के बीच में होता है, उसको शक्ति के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया, कैसे याद रखोगे? तो वरुण देव जो है वो पानी से रिलेटेड है कि नहीं, वर्षा से रिलेटेड है। गरुड़ एक पक्षी है जो कि हवा में रहता है, और शक्ति आर्मी में होना चाहिए, तभी वो आर्मी शक्तिशाली कहलाती है, ठीक है। 2018 को 11 मार्च, ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट डेट है इसलिए क्योंकि न्यू दिल्ली में इस दिन इंडिया और फ्रांस ने मिलकर पहला आईएसए समिट को होस्ट किया था, ठीक है, मिलके ऑर्गेनाइज कराया था। क्या है आईएसए? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट स्टैटिक करंट अफेयर है, ठीक है, क्योंकि ये पहला आईएसए था, ठीक है, फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर अलायंस। 11 मार्च 2018 कहा? न्यू दिल्ली में। मेन नेम क्या था इसका? सोलर एनर्जी को प्रमोट करना, ठीक है, फाइनेंस मैकेनिज्म को बढ़ावा देना ताकि ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जा सके, क्राउड फंडिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ठीक है, लोगों को इकट्ठा करवा के
फंडिंग कलेक्ट करके सोलर एनर्जी के लिए टेक्नोलॉजी तैयार करवा सके। ठीक है, नेक्स्ट है एक एग्रीमेंट था, लेमोआ एग्रीमेंट, राइट, जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें दोनों कंट्रीज एक दूसरे के डिफेंस बेसिस को यूज करेगा। ठीक है, रिपेयर और रेप्लिनिशमेंट के लिए। ठीक है, मतलब कोई भी चीज अगर रिपेयर करना हो, रिप्लेनिश करना हो, ठीक है, रिन्यू करना हो, डिफेंस सप्लाईज, ठीक है, से रिलेटेड, तो ये ऐसा कर सकेगा इस एग्रीमेंट के तहत। और तो और इंडियन नेवी जो है वो फ्रेंच बेसिस एक्सेस कर सकेगा, जो कि इंडियन ओशन रीजन में लोकेटेड है। अब इंडियन ओशन रीजन में कौन कौन सा क्षेत्र आता है, तो ये इसमें आता है मेडागास्कर के पास जो रीयूनियन आइलैंड्स है, और डिजिबूती जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आता है कि डिजिबूती जो है वो कहाँ है, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अब ये यूके जो है ना वो इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड तीनों को जब हम मिला देना तो इसको कलेक्टिवली एक टर्म दिया गया है, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, इंग्लैंड का राजधानी लंदन, वेल्स की राजधानी कार्डिफ, स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग। ठीक है, इन तीनों देश को जब मिला दिया जाए तो एक टर्म बनता है ग्रेट ब्रिटेन। हाँ, आप सही समझे, ये वही ग्रेट ब्रिटेन है जिसने इंडिया को अपना कॉलोनी बना रखा था, जो कि आई थी एक ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। ठीक है, लेकिन इसने धीरे धीरे क्या किया, इंडिया को एडमिनिस्ट्रेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, प्रशासन करना शुरू कर दिया। अभी जब इस ग्रेट ब्रिटेन में एक और देश जोड़ देते हैं ना, नॉर्थ आयरलैंड, ठीक है, जिसका राजधानी बेलफास्ट है, तो बनता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, मतलब 4 देश मिला देना तब जाके यूनाइटेड किंगडम बनता है। क्लियर? और इस 4 देश में अगर कुछ आइलैंड ग्रुप्स मिला दिया जाए तो बनता है एक टर्म ब्रिटिश आइसलैंड्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बीपीएससी ने जापान के बारे में पूछा था ना कि जापान जो है एक आइलैंड है। ठीक है, तो वो किन किन आइलैंड से बना होता है, उसमें से लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, याद है ना, जिसमें हॉर्नशू आंसर था। तो उसी तरह हो सकता है यूके के बारे में पूछ दे कि बताओ कि यूके जो है वो कौन कौन से कंट्रीज से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो याद रखना, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, चारों मिलाओगे तब यूके बनेगा। 3 मिलाओगे, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, तो ग्रेट ब्रिटेन बनेगा। और यूके में कुछ आइलैंड ग्रुप्स, कुछ द्वीप समूह मिला दोगे तो ब्रिटिश आइलैंड्स बनेगा। क्लियर है? अब देखो, इंग्लिश चैनल और स्ट्रेट ऑफ डॉवर, ये दोनों जो है ना वो यूके को यूरोप से सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यूरोपियन कंटिनेंट। ठीक है, यूरोपियन कंटिनेंट का ये एक क्या है, पार्ट है। ठीक है, दोनों को अलग कौन करता है, इंग्लिश चैनल और स्ट्रेट ऑफ डॉवर। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्राइम मेरिडियन, दैट इज ग्रीनविच मीन टाइम, जो पढ़े हैं हम लोग ज्योग्राफी में। क्लियर? ये हम लोग ने वहां पढ़ा हुआ है कि ये जो है कहां से पास करता है, लंदन से। लंदन किसकी राजधानी है, इंग्लैंड की, बिल्कुल सही समझे। नेक्स्ट, सेंट्रल अपलैंड ऑफ दिस कंट्री इज कॉल्ड मूरलैंड बिकॉज इट इज डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन। अब यूके का जो सेंट्रल अपलैंड है ना उसको मूरलैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, सेंट्रल अपलैंड ऑफ द यूके इज नोन एज मूरलैंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का कोई भी वेजिटेशन नहीं पाया जाता है। ठीक है, यहाँ का जलवायु इतना हार्श और सीवियर होगा ना, जिससे कि यहाँ किसी तरह का पेड़ पौधा ग्रो नहीं करता होगा। ठीक है, इसलिए वेजिटेशन लेस है, नो वेजिटेशन, और इसीलिए इसको मूरलैंड कहते हैं। यूके की सबसे लंबी नदी सेवर्न है, लेकिन यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट नदी थेम्स है। ठीक है, लंबी नदी कौन सी है, सेवर्न। आइए देखते हैं पॉलिटिकल मैप ऑफ यूके। ठीक है, यहाँ दिख रहा है कुछ आइलैंड ग्रुप्स हैं। लंदन दिखा, कहाँ है? ठीक है, इसको खोजने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
जैसे कि मैंने बताया था, लंदन जो है थेम्स नदी के बैंक पे सिचुएटेड है। यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? तो वार्म टेम्परेचर मैरीटाइम क्लाइमेट है, ठीक है, जहाँ पे अटलांटिक ओशन से जो हवा बहती है उससे काफी यहाँ का जलवायु प्रभावित होता है, ठीक है, और सालों भर यहाँ पे बारिश होती है। वार्म गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का काफी ज्यादा प्रभाव यहाँ बना रहता है, ठीक है, जिसके कारण जलवायु कंपैरेटिवली थोड़ा गर्म रहता है। साइक्लोन्स काफी फ्रीक्वेंट है यहाँ। डॉगर बैंक एक इम्पोर्टेंट फिशिंग ग्राउंड है, ठीक है, नाम है किसी जगह का, ठीक है, ये कोई बैंक नहीं है, ठीक है। तो डॉगर बैंक क्या है? एक फिशिंग ग्राउंड है विथ कॉड एंड हेरिंग फिशेज बीइंग कॉट इन द नॉर्थ सी। नॉर्थ सी में किस तरह की मछलियां पाई जाती हैं? तो कॉड फिशेज और हेरिंग फिशेज। क्लियर? नेक्स्ट है मिट्टी वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डेमोग्राफी की। अगर हम बात करें तो इंग्लैंड यूके जो है ना, वो प्रीडोमिनेंटली ब्रिटिश की पॉपुलेशन है यहाँ पे, ठीक है। ब्रिटिशर्स ज्यादातर डोमिनेट करते हैं यहाँ की जनसंख्या को, और दुनिया में 21वीं सदी का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इसको माना जाता है, ठीक है। करीब 33% ऑफ द जनसंख्या जो है वो कहाँ रहता है? इंग्लैंड का साउथ ईस्ट में, यानी दक्षिण पूर्वी यूके जो है, ठीक है, इंग्लैंड जो है वो हाईली पॉपुलेटेड एरिया है। एग्रीकल्चर की बात करें तो कृषि जो है यूके में वो काफी इंटेंसिव है, हाईली मैकेनाइज्ड एंड एफिशिएंट है बाय यूरोपियन स्टैंडर्ड्स। क्लियर? मतलब एग्रीकल्चर जो है इज सब्सिडाइज्ड बाय यूरोपियन यूनियंस कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी, ठीक है। यहाँ पे जो कृषि होता है ना वो काफी हाईटेक और टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण है, जिसको यूरोपियन यूनियन के कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी गाइडलाइंस जो है, ठीक है, उसके अंतर्गत इसको किया जाता है। नेक्स्ट, नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो स्कॉटलैंड के मिडलैंड हिल्स में काफी ज्यादा कोयला पाया जाता है। नॉर्दर्न और साउदर्न वेल्स और पेनीज हिल्स में भी कोल जो है वो काफी अबंडेंटली पाया जाता है। क्लियर? कुछ आयरन और माइनिंग रीजन्स है यहाँ पे, जैसे कि लैंकाशायर, यॉर्कशायर, नॉर्थहैम्पटनशायर, ऑक्सफोर्डशायर, मतलब जितना भी शायर वाला है ना वो सारा लॉ क्षेत्र का, ठीक है, एरिया है। और कुछ आयरन और स्टील इंडस्ट्री वाले सेंटर्स कहाँ हैं? तो ग्लासगो, न्यू कैसल, ठीक है, बर्मिंगम, ये सब क्या है? आयरन और स्टील इंडस्ट्री वाले क्षेत्र हैं। बर्मिंगम जो कि मिडलैंड हिल में सिचुएटेड है, इसको ब्लैक रीजन भी कहते हैं। क्लियर? किस चीज के लिए फेमस है? आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए। ब्लैक रीजन क्यों कहते होंगे? क्योंकि आयरन का कलर क्या होता है? ब्लैक होता है ना, याद करने के लिए जस्ट ऐसे ही बता रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इसका कोई और रीजन हो, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ यूके है। क्लियर? यूके का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल क्षेत्र है ये बर्मिंगम, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी फेमस, ठीक है। कहाँ सिचुएटेड है? मिडलैंड हिल में। नेक्स्ट, ब्रेडफोर्ड और यॉर्कशायर इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ वूल एंड टेक्सटाइल, ठीक है। ऊनी कपड़ों की अगर हम बात करें तो उसके लिए यॉर्कशायर और ब्रेडफोर्ड फेमस है। मैनचेस्टर वेरी इंपॉर्टेंट, कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है। आप लोग बताइए कि इंडिया का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? सूती कपड़ों के लिए मैनचेस्टर बहुत फेमस है, ठीक है। और लंदन शिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए, समुद्री जहाज के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पे बनता है समुद्री जहाज, ठीक है, लंदन में। लंदन ब्रिज देखा है ना आप लोगों ने? उसी से याद रखना, जहाँ पे ब्रिज है तो वहां पे शिप तो होगा ना उसके अंदर में लगा हुआ, ऐसे याद रखना, ठीक है। इसलिए लंदन ब्रिज ज्यादा फेमस है ठीक है। इसी से याद रखना कि शिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितना इंपॉर्टेंट केंद्र है ये। ग्रेटर लंदन इंडस्ट्रियल रीजन, ठीक है। अब ये एक क्षेत्र है, एक इंडस्ट्रियल रीजन, इंडस्ट्रियल एरिया है ग्रेटर लंदन के नाम से। ये जो हाईलाइटेड वाला पोर्शन दिख रहा है ना, वही है ग्रेटर लंदन, ठीक है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र है ये। आइए देखते हैं इसके बारे में। ग्रेटर लंदन इंडस्ट्रियल रीजन में 4 क्षेत्र आते हैं, ठीक है। पहला है द मोस्ट फेमस ऑक्सफोर्ड, लंदन एंड कैम्ब्रिज, ठीक है। ये तीनों जो है एजुकेशन के हिसाब से कितना ही फेमस है सभी जानते हैं, है कि नहीं। जितना बड़ा बड़ा जो भी यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, वो सभी का है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, है कि नहीं। लंदन में भी बहुत सारे हायर इंस्टीट्यूट्स के जो है एजुकेशन के
इंस्टीट्यूशनल सेंटर्स हैं, है कि नहीं। तो इट इज फेमस फॉर कल्चरल एज वेल एज एजुकेशनल सेंटर्स। नेक्स्ट है यारमाउथ। यारमाउथ जो है फिशिंग पोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक बहुत ही मतलब फिशिंग ग्राउंड बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो मछुआरों के लिए ये बहुत ही फेमस जगह है। नेक्स्ट है ग्रीनविच। ये जो है ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नोटेबल है फॉर मैरी टाइम हिस्ट्री एंड जीएमटी, ठीक है। ग्रीनविच मीन टाइम के लिए ये जगह काफी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कैंटरबरी। ये एक बहुत ही पॉश इलाका है ग्रेटर लंदन का, ठीक है। कैंटरबरी और इंडस्ट्रियल क्षेत्र है। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि द मेन रीजन बिहाइंड द प्रोग्रेस ऑफ दिस कंट्री इज इट्स फ्लरिशिंग फॉरेन ट्रेड, ठीक है। मतलब यूके इतना ज्यादा डेवलप कर गया, इतना ज्यादा प्रोग्रेस कर गया, इसका कारण क्या है। तो एक कारण ये है कि मुख्य कारण ये है कि फ्लरिशिंग फॉरेन ट्रेड है यहाँ पे, ठीक है। विदेशी व्यापार बहुत ज्यादा है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में। और इस विदेशी व्यापार का एक मेजर चंक, एक मेजर पोर्शन जो है वो री एक्सपोर्ट के फॉर्म में देखा गया है, जिसके लिए लंदन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर है, ठीक है। और री एक्सपोर्ट में जो है कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स जो री एक्सपोर्ट किया जाता है वो है चाय, रबर और डायमंड, ठीक है। लिवरपूल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है विदेशी व्यापार के लिए, फॉरेन ट्रेड के लिए, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो यूके में है वो है इंग्लिश लेक डिस्ट्रिक्ट, जिसको 2017 में नेशनल पार्क का डेजिग्नेशन मिला था, ठीक है। तो ये नाम से लग रहा है कि ये कोई लेक होगा, कोई झील होगा, लेकिन ये झील ना होके क्या है, नेशनल पार्क है। और इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दे रखा है। कहाँ है ये, यूके में। नेक्स्ट आयरलैंड, ठीक है। अब ये जो आयरलैंड क्षेत्र है ये एक आइलैंड है, ठीक है। कहाँ, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में द्वीप है। नाम से याद रहेगा, आई फॉर आइलैंड और आई फॉर आयरलैंड, ठीक है। कहाँ है, नॉर्थ अटलांटिक। सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन बाय नॉर्थ चैनल, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन से आयरलैंड अलग है किसके द्वारा, नॉर्थ चैनल के द्वारा, आयरिश सी के द्वारा, सेंट जॉर्ज चैनल के द्वारा, ठीक है। ब्रिटिश इजले का ये सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है, ठीक है। और ग्रेट ब्रिटेन के बाद यूरोप का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला द्वीप समूह है ये, ठीक है, द्वीप है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन और कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स मिला के ब्रिटिश इजले बनता है, ठीक है। ये हमने पीछे देखा है। अब इसमें से हाईएस्ट आइलैंड कौन सा है, तो ये है कैरंटू हिल, जो कि कंट्री कैरी में है, ठीक है। बस इसको ध्यान रखना है। आयरलैंड का सबसे लंबा नदी है रिवर शैनॉन, ठीक है। अब देखते हैं जर्मनी। जर्मनी का ये पॉलिटिकल मैप है, जहां पे ये जो हाईलाइटेड पोर्शंस है ये सभी बॉर्डरिंग कंट्रीज है इसका, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो सबसे ऊपर में क्या है, डेनमार्क, ईस्ट में पोलैंड, फिर क्या है, चेक रिपब्लिक, फिर ऑस्ट्रिया, फिर स्विट्जरलैंड, फिर इधर साउथ वेस्ट में फ्रांस, फिर लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, ठीक है। तो ये सब जो है वो बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ जर्मनी है। फिर से रिकॉल करें, क्या क्या था, डेनमार्क, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड, ठीक है। अब जर्मनी जो है वो दो भागों में बट गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी, ठीक है। जो वेस्टर्न वाला पार्ट था, पश्चिमी भाग था, वो फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी के अंतर्गत आता था, और जो पूर्वी वाला भाग था वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ जर्मनी के अंतर्गत आता था, ठीक है। अब जो पश्चिमी भाग था, वेस्टर्न जर्मनी था, वो यूएसए के प्रभाव में था, ठीक है, यूएसए के कंट्रोल में था, जबकि पूर्वी भाग यूएसएसआर के कंट्रोल में था, ठीक है, वही कम्युनिस्ट यूएसएसआर। लेकिन 1990 में क्या हुआ, यूएसएसआर टूट गया, तो उसके टूटने से वेस्ट और ईस्ट जर्मनी दोनों एक हो गया, यूनिफाई हो गया, ठीक है, यूनाइटेड हो गया, और दोनों का एक
कैपिटल हो गया दैट इज बर्लिन। तो जर्मनी का कैपिटल क्या हो गया? बर्लिन। ठीक है, राजधानी हो गया बर्लिन। नेक्स्ट, क्लाइमेट की बात किया जाए तो जर्मनी में जो है वो कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट रहता है। ठीक है, जिसमें कि जाड़े में काफी ज्यादा सीवियर ठंड रहता है, ऑलमोस्ट डेली 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही टेम्परेचर जाड़े के मौसम में रहता है, और गर्मियों में अच्छी खासी गर्मी रहती है। ठीक है, एक नॉर्मल गर्मी रहती है जिसमें कि जुलाई और अगस्त के महीने के अराउंड 22 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है यहाँ का। ठीक है, द मैसिव्स ऑफ साउथ सेंट्रल जर्मन, ठीक है, Germany and small portion of the Alps in the far south have a mountainous climate which becomes colder with the rise in altitude, owing to which Germany is exposed to both mild air masses from the Atlantic and cold air masses from Russia or North Pole, the weather being often unstable. क्या कह रहा है कि अभी हम लोग यूरोप का जो माउंटेन्स वाला मैप देखे थे उसमें हम लोगों ने देखा था कि सेंट्रल यूरोप में सेंट्रल मैसिव्स नाम के माउंटेन रेंजेस रहते हैं। ठीक है, तो साउथ जर्मनी में इन मैसिव्स वाले माउंटेनियस रीजन में किस तरह का जलवायु देखने को मिलता है? तो माउंटेनियस क्लाइमेट, जहां पे जैसे जैसे हाइट बढ़ता है, ऑल्टीट्यूड बढ़ता है, वैसे वैसे ठंडापन भी बढ़ते जाता है। ठीक है, तो जर्मनी में जहां एक तरफ अटलांटिक ओशन से एक माइल्ड एयर मासेस यानी नॉर्मल हवाएं आती हैं, वहीं रशिया और नॉर्थ पोल की तरफ से चिलचिला एकदम करकराती एकदम कोल्ड एयर मासेस का भी हवा चलते रहता है। ठीक है, क्योंकि रशिया की तरफ क्या है, काफी साइबेरियन इलाका है ना, तो साइबेरिया में क्या हम लोगों ने देखा था, वर्खोयांस्क जो था वो क्या है, सबसे ठंडा क्षेत्र है। ठीक है, पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इट इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरह का जो है क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्लाइमेट की बात करें तो जर्मनी में क्लाइमेट जो है वेस्ट यूरोपियन टाइप होता है। ठीक है, जहां पे टेम्परेचर डिफरेंस जो है गर्मी और ठंडी में ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, हालांकि जाड़ा में टेम्परेचर जो है वो माइनस में चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो माउंटेन एरिया है, तो माउंटेन एरिया पे ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्रेरीज विथ पैस्चर्स और थिकेट्स यहाँ के डोमिनेंट वेजिटेशन है माउंटेन एरियाज में। बाकी जो उत्तरी और पश्चिमी जर्मनी है वहां पे डेसिडुअस फॉरेस्ट्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जर्मनी इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे डेसिडुअस जंगल जो है काफी ज्यादा नंबर में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, ड्राई रीजन्स आर डोमिनेटेड बाय ओक, बर्च एंड पाइन। ठीक है, यहाँ के जो सूखे इलाके हैं वहां पे ओक, बर्च और पाइन के पेड़ पाए जाते हैं। सिस्टम ऑफ जर्मनी की बात करें तो यहाँ नॉर्थ सी और बाल्टिक सी पाया जाता है, और ये दोनों सी आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू कील कैनाल। जहाँ राइन रिवर जो है वो नेचुरल बाउंड्री बनाता है बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी, वहीं ओडर नदी जो है वो बॉर्डर बनाता है बिटवीन पोलैंड एंड जर्मनी। इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ जर्मनी है डैन्यूबे, राइन, रूहर, एल्बे एंड ऑडर। डैन्यूबे को छोड़कर बाकी सभी नदियां जो है नॉर्थ डायरेक्शन में बहती है, जिसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट राइन नदी है जो कि लार्जेस्ट और बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवे ऑफ द वर्ल्ड बनाता है। बॉन एंड फ्रैंकफर्ट ये रिवर राइन पे सिचुएटेड है, और हैम्बर्ग, लाइपीज और ड्रेसडेन ये रिवर एल्बे पर लोकेटेड है। इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ जर्मनी को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है राइन इंडस्ट्रियल क्षेत्र, दूसरा है हैम्बर्ग इंडस्ट्रियल क्षेत्र, तीसरा है बर्लिन इंडस्ट्रियल क्षेत्र और चौथा है लिप्जिग इंडस्ट्रियल क्षेत्र। राइन इंडस्ट्रियल क्षेत्र जो है वो फेमस है हाई क्वालिटी कोल के लिए, क्योंकि यहाँ रूहर कोल फील्ड पाया जाता है। ठीक है, कोल के अलावा
केमिकल्स, कटलरी और टेक्सटाइल्स के लिए भी ये क्षेत्र प्रसिद्ध है। दूसरा है हैम्बर्ग इंडस्ट्रियल रीजन, जो कि फेमस है समुद्री जहाज के बिल्डिंग के लिए, शिप बिल्डिंग के लिए, कुछ लाइट केमिकल्स, हल्के फुल्के केमिकल्स, तंबाकू, नॉन फेरस इंडस्ट्रीज, पेट्रोकेमिकल्स इस क्षेत्र में बनते हैं। नेक्स्ट है बर्लिन इंडस्ट्रियल रीजन, जो कि फेमस है इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉस्मेटिक्स, लाइट केमिकल्स और इंजीनियरिंग के लिए। नेक्स्ट है लिप्जिग इंडस्ट्रियल रीजन, जो कि फेमस है ऑप्टिकल्स, लेदर प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स और मशीन टूल्स के लिए। ठीक है, ज्यादातर जर्मनी का जो जनसंख्या वो कंसंट्रेटेड है राइन और रूहर नदी के बीच जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है वहां पे। और ये जो क्षेत्र है राइन और रूहर नदी के बीच में, ये कोल माइनिंग के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्लैक फॉरेस्ट और हार्ज माउंटेन्स ऑफ जर्मनी आर स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल्स ऑफ हॉर्स्ट माउंटेन्स। माउंटेन्स का भी अलग अलग तरह का टाइप्स और क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें से कुछ फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, कुछ हॉर्स्ट माउंटेन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जर्मनी का जो ब्लैक फॉरेस्ट और हार्ज माउंटेन्स है वो हॉर्स्ट माउंटेन्स का एग्जाम्पल्स है। ठीक है, राइन का जो रिफ्ट घाटी है वो ब्लैक फॉरेस्ट और हार्ज माउंटेन्स के बीच में सिचुएटेड है। जर्मनी में ब्लैक सॉइल, ब्राउन सॉइल, सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल तो पाए जाते हैं, लेकिन एक कैरेक्टरिस्टिक ब्राउन पोर्टसॉइल्स, ठीक है, ये ब्राउन पोर्टसॉइल सॉइल जो है ये यहाँ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है यहाँ के मिट्टियों का। ठीक है, तो अगर पूछे क्वेश्चन में कि ब्राउन पोर्टसॉइल सॉइल इज रिलेटेड टू विच कंट्री, तो आंसर होगा जर्मनी। जर्मनी दूसरे देशों से स्टील आयात करता है। ठीक है, और करीब 80% ऑफ जर्मनीज लैंड जो है वो खेती के लिए और जंगल लगाने के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए यूज होता है। रूहर बेसिन को ब्लैक रीजन ऑफ जर्मनी के नाम से जाना जाता है और ये यूरोप का इंडस्ट्रियल हार्टलैंड है। ठीक है, क्यों ब्लैक रीजन के नाम से जाना जाता है? क्योंकि यहाँ कोल माइनिंग होता है। ठीक है, और कोयला का रंग क्या होता है? ब्लैक। नेक्स्ट सैक्सोनी, ठीक है, ये जगह का नाम है। जर्मनी में जगह का नाम है सैक्सोनी और ये जो है लार्जेस्ट यहाँ डिपोजिशन होता है लिग्नाइट कोल का। ठीक है, तो सैक्सोनी फेमस फॉर लिग्नाइट कोल इन जर्मनी। नेक्स्ट है सार बेसिन इज अनदर इम्पोर्टेंट कोल माइनिंग रीजन। हम लोग ने देखा था कि जो रूहर बेसिन है, दैट इज राइन नदी और रूहर नदी के बीच का जो एरिया है, क्षेत्र है, वो कोल माइनिंग के लिए प्रसिद्ध है और उसको ब्लैक रीजन ऑफ जर्मनी कहते हैं। यहाँ पे एक और क्षेत्र है जो कि कोल माइनिंग के लिए प्रसिद्ध है, उसको कहते हैं सार बेसिन। ठीक है, याद रहेगा, रूहर बेसिन एज वेल एज सार बेसिन बोथ आर फेमस फॉर द कोल माइनिंग एरिया ऑफ जर्मनी, राइट। अब देखो जर्मनी में और क्या क्या चीज फेमस है। तो जर्मनी का विंड पावर जनरेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, 2021 के डाटा के अनुसार जर्मनी का सेकंड पोजीशन था। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में विंड पावर जनरेशन में। अभी उसके बाद जो है जर्मनी जो है पोटैश के प्रोडक्शन में बहुत अच्छा रैंक करता है। उसके बाद ये जो है मेजर प्रोड्यूसर है राई का, आलू का, ठीक है, शकरकंद का। यहाँ नदी एल्बे की घाटी में जो है अंगूर की भी अच्छी खासी खेती होती है। चाइना क्ले आर्टिकल्स, ठीक है, चाइना क्ले का बना हुआ जो सामान है उसका इंडस्ट्रीज भी यहाँ काफी फेमस है। उसके बाद जर्मनी में बहुत ही इम्पोर्टेंट फेमस जगह है म्यूनिक, ये सेंटर है आर्ट और कल्चर का। उसके बाद यहाँ पे एक फेमस पोर्ट है रोस्टोक पोर्ट। ठीक है, रोस्टोक नाम का बंदरगाह है। जर्मनी इंडिया के साथ मिलकर काफी वेलफेयर वाला काम भी करते रहता है। जैसे कि 1-2 साल पहले अभी करंट अफेयर्स में था कि जर्मनी जो है इंडिया के साथ सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट उत्तराखंड में लगा रहा है। ठीक है, जिसके लिए उसने यूरो 120 मिलियन का लोन भी दिया था। उसी तरह उसने इंडिया के साथ पार्टनरशिप किया, इंडिया के स्मार्ट सिटी प्रोग्राम में कुछ कंट्रीब्यूशन करने के लिए, और उसने डिसाइड करा कि वो जो है इंडिया का 3 शहर दैट इज कोच्चि, भुवनेश्वर और कोयम्बटूर को स्मार्ट सिटीज के रूप में डेवलप करने में इंडिया का मदद करेगा। नेक्स्ट है गंगा बुक जो है उसको तैयार किया गया है ऑन द लाइन्स ऑफ डैन्यूबे बुक। ठीक है, जब यूरोपियन नदी की सफाई अभियान चल रही थी तो डैन्यूबे बुक तैयार किया गया था। बिल्कुल उसी तर्ज पे इंडिया में
गंगा नदी की सफाई के लिए क्लीन गंगा मिशन के तहत जो है गंगा बुक तैयार किया गया। ऑस्ट्रिया, इतना डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है डेन्यूबे नदी फेमस है और एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, ठीक है, जो जर्मनी का सबसे बड़ा लेक है, झील है, लेक न्यूसिडलर सी, ये ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया एक बहुत ही अच्छा प्रोड्यूसर है मैग्नेसाइट का। ऑस्ट्रिया एक लीडिंग इंडस्ट्री है आयरन और स्टील का, और खासकर ऑस्ट्रियन इनोवेशन इन स्टील मेकिंग, ठीक है, बाय ऑक्सीजन प्रोसेस या एलडी प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टील बनाने के लिए जो ये एलडी प्रोसेस है, ऑक्सीजन प्रोसेस है, उसको कहाँ डिस्कवर किया गया था, कहाँ इनोवेट किया गया था, तो ये इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया में, ठीक है। ऑस्ट्रिया में इस टेक्निक का डेवलपमेंट हुआ था। नेक्स्ट है नीदरलैंड, जिसको होलैंड कहते हैं, और इसका मतलब होता है लो लाइंग कंट्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जनरली रिवर्स, कैनाल्स और लेक्स पाए जाते हैं। नीदरलैंड्स जो है वो बल्ब्स के लिए फेमस है। कौन सा बल्ब? जो हम लोग लगाते हैं घरों में? नहीं, यहाँ बल्ब हो गया। यहाँ पर बल्ब का मतलब है लिली फैमिली के प्लांट्स। एक्चुअली कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि बल्ब से ग्रो करते हैं, मतलब मॉडिफाइड स्टेम से ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ट्यूली हो गया, हाइसिंथ हो गया, डैफोडिल्स हो गया, ये सब बेसिकली फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, ऑर्नामेंटल फ्लावर्स होते हैं, सजावट के लिए ये सब इन फूलों का उपयोग किया जाता है। तो ये सब फूल जो है वो बल्ब से ग्रो होते हैं, मतलब स्टेम से जो है ये ग्रो होते हैं। तो इसके लिए नीदरलैंड जो है काफी फेमस है। नीदरलैंड में लाइव स्टॉक प्रोडक्शन भी बहुत ही हाईटेक होता है, ठीक है। यहाँ पर एक्सटेंसिव ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं जो कि काउस को ग्रेजिंग के लिए काम आते हैं। अब वेस्ट यूरोप में एक देश है जिसका नाम है बेल्जियम, ठीक है। इसका राजधानी कौन सा है? ब्रुसेल्स। अब ये जो है वो इसको 3 अलग अलग क्षेत्र में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उत्तर की तरफ फ्लैंडर्स क्षेत्र, दक्षिण की तरफ वैलोनिया क्षेत्र, और एक हो गया ब्रुसेल्स, दैट इज उसका राजधानी का क्षेत्र। अब एक इंडिपेंडेंट देश आता है नीदरलैंड के अंडर, जिसको लक्समबर्ग कहते हैं, ठीक है। ये जो है वन ऑफ द 6 फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। इसके आगे इसमें कुछ नहीं पढ़ना। नेक्स्ट, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। स्कैंडिनेविया उत्तरी यूरोप का एक क्षेत्र है जो कि स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला से बना हुआ है। इसमें बेसिकली नॉर्वे और स्वीडन देश आते हैं, और कुछ पड़ोसी देश हैं जैसे कि डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड, ये सब भी स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला का पार्ट माने जाते हैं। ज्योग्राफिकली देखें तो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला जो है वो पूरे यूरोप में सबसे बड़ा पेनिनसुला है। इसका एक्सटेंशन जो है आर्कटिक सर्कल से लेकर बाल्टिक सी तक है। क्लियर? नेक्स्ट, नॉर्वे और स्वीडन जो कि मेन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं। नॉर्वे जो है वो नॉर्थ सी और नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन के बीच में लोकेटेड है। एन फॉर नॉर्वे, एन फॉर नॉर्थ सी, एन फॉर नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन, याद रहेगा। इसका राजधानी ओस्लो है, ठीक है। कैसे याद रखोगे? बचपन में एक कार्टून आता था ऑसवाल्ड वाला, ठीक है, तो उसमें ऑसवाल्ड क्या बोल रहा है? नो वे। क्लियर? ऑसवाल्ड इज सेइंग नो वे। अब इसका टोपोग्राफी कैसा है? तो यहाँ पे बेसिकली ऊंचे ऊंचे पठार हैं, घाटियां हैं, प्लेन्स हैं। ये बहुत ही अच्छा एक टूरिस्ट प्लेस है, और रग्ड कोस्टलाइन में बहुत सारे फजोर्ड्स या फियोर्ड्स वाले लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। क्लियर? इसके बारे में हम लोग ने शुरुआत में ही पढ़ा था। यहाँ का जलवायु टेम्परेट टाइप है, ठीक है, मोस्टली ठंडा रहता है। स्वीडन जिसका राजधानी है स्टॉकहोम, ठीक है। ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है वो किस पेनिनसुला पे सिचुएटेड है? तो कॉननगैरिकेट स्वेरिज, जिसको किंगडम ऑफ स्वीडन कहा जाता है, ठीक है। अब इसका पुराना नाम क्या था? स्वीथियोर्ड इसका पुराना नाम था, ठीक है। और ये नॉर्थ पेनिनसुला पे सिचुएटेड है, जिसका नाम क्या है? कॉननगैरिकेट स्वेरिज, ठीक है। ये जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट और मोस्ट स्टेबल पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट है, स्वीडन वाला पोर्शन जो है। क्यों? क्योंकि
प्लीस्टोसीन एपक के दौरान ग्लेशियर्स रिसीड होने लगे, यानी कम होने लगे, जिसके कारण जो है इसका सरफेस एज वेल एज सॉइल्स जो है काफी अल्टरेशन से गुजरा। ठीक है, इसका क्लाइमेट की बात करें तो नॉर्वे की तरह ये भी जो है मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट ही यहाँ रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो है नॉर्थ अटलांटिक करंट का प्रभाव देखने को मिलता है इसके जलवायु पे। इसका बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात करें तो फिनलैंड और नॉर्वे है। ठीक है, स्वीडन के पास जो है लगभग 1 लाख लेक्स हैं, झील हैं। ठीक है, स्वीडन जो है एक तरह से बाल्टिक सी और नॉर्थ सी को लिंक करता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं डेनमार्क। डेनमार्क को ऑफिशियली किंगडम ऑफ डेनमार्क के नाम से जानते हैं। ये एक नॉर्डिक कंट्री है। नॉर्डिक कंट्री ऐसे कंट्रीज होते हैं जो कि नॉर्दर्न यूरोप और नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पाए जाते हैं। ठीक है, डेनमार्क जो है सभी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में सबसे दक्षिण में पाए जाने वाला देश है। क्लियर। डेनमार्क का किंगडम जो है वो कंसिस्ट करता है 2 ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्रीज से, मतलब 2 सेल्फ गवर्निंग देश इसमें इसके अंदर शामिल हैं। कौन कौन से वो? पहला है द फेरोई आइलैंड्स और दूसरा है ग्रीनलैंड। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि द फेरोई आइलैंड्स आर रिलेटेड टू विच कंट्री। ठीक है, 5 ऑप्शंस थे, तो इसमें सही आंसर होगा डेनमार्क। डेनमार्क का लोकेशन देखें तो नॉर्डिक कंट्री है, मतलब नॉर्दर्न यूरोप में पाया जाता है, बॉर्डरिंग द बाल्टिक सी एंड द नॉर्थ सी ऑन अ पेनिनसुला नॉर्थ ऑफ जर्मनी। हम लोग ने जर्मनी के मैप में हम लोग ने देखा था किस तरह से डेनमार्क जर्मनी को सराउंड कर रहा था। डेनमार्क composed of Jutland Peninsula and a group of more than 400 islands, that is Danish archipelago with Danish Strait linking Baltic and North Sea। ठीक है, तो डेनमार्क में जो है बहुत सारे द्वीपों का समूह भी है, 400 से ज्यादा आइलैंड्स ठीक है पाए जाते हैं, और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जिसको आर्चिपेलागो हम लोग कहते हैं। तो ये चूंकि डैनिश के द्वारा गवर्न होते हैं इसीलिए इसको डैनिश आर्चिपेलागो कहा जाता है, और यहाँ पे डैनिश स्ट्रेट पाया जाता है। ठीक है, किसको कनेक्ट कर रहा है? कौन 2 वाटर बॉडीज को ये स्ट्रेट कनेक्ट करता है? तो बाल्टिक और नॉर्थ सी को। करीब 1/4 जनसंख्या डेनमार्क का उसकी राजधानी में रहती है। कौन है इसकी राजधानी? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। राइट। डेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स के लिए काफी जाना माना देश है। यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, शिपिंग इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, हाईटेक एग्रीकल्चर, ये सब के लिए ये काफी जाना जाता है देश। और ये ईयू का मेंबर है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है डेनमार्क, लेकिन यूरोजोन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेंबर नहीं है। फिनलैंड की अगर हम बात करें तो ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट नॉर्दर्न एंड जोग्राफिकल रिमोट कंट्री है। ठीक है, बहुत ज्यादा उत्तर में और बहुत ज्यादा रिमोट कंट्री। ठीक है, मतलब बाकी दुनिया से थोड़ा कट ऑफ रहने वाला कंट्री है। करीब 2/3 भाग जो है इस देश का वो थिक वुडलैंड्स यानी थिक फॉरेस्ट से कवर्ड है। ठीक है, पहले एक समय में 12वीं सेंचुरी से लेकर 1809 तक ये स्वीडन का पार्ट हुआ करता था, लेकिन जब रूस की क्रांति हुई, रशियन रेवोल्यूशन हुआ, तो इसने 1917 में अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया। राइट, स्वतंत्र हो गया। डेनमार्क की तरह ये भी ईयू का पार्ट है, और ये पहला नॉर्डिक कंट्री था जिसने कि यूरो सिंगल करेंसी को ज्वाइन किया। ठीक है, फिनलैंड का राजधानी हेलसिंकी है। ठीक है, हेलसिंकी या हेलेंस्की भी कहते हैं बहुत लोग। क्लियर। अब ये जो है बॉर्डर करता है बाल्टिक सी, गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड को, बिटवीन स्वीडन एंड रशिया। बॉर्डरिंग कंट्रीज है इसका नॉर्वे, स्वीडन और रशिया। ठीक है, जलवायु की बात करें तो यहाँ पे कूल टेम्परेट क्लाइमेट है, लेकिन थोड़ा सा मॉडरेट प्रभाव रहता है नॉर्थ अटलांटिक करंट के कारण और बाल्टिक सी के कारण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवाई की क्वेश्चन है कि फिनलैंड में कितने सारे झील पाए जाते हैं। ठीक है, तो मोर देन 60,000 लेक्स आर फाउंड इन फिनलैंड,
60,000 से भी ज्यादा झील जो है यहाँ पाए जाते हैं। हम लोगों ने देखा था स्वीडन में कितने थे, 1 लाख से ज्यादा। ठीक है, आइसलैंड की अगर हम बात करें तो आइसलैंड जो है एक वोल्केनिक आइलैंड है। ठीक है, जो कि नॉर्थ अटलांटिक और आर्कटिक ओशन के बॉर्डर पे सिचुएटेड है। क्लियर, मतलब जहां नॉर्थ अटलांटिक और आर्कटिक ओशन मिलता है ना, ठीक है, कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है मीटिंग पॉइंट, वहां पे आइसलैंड सिचुएटेड है, जो कि एक वोल्केनिक आइलैंड है। यहाँ पे ज्वालामुखी अक्सर ही इस द्वीप पर फटते रहता है। राइट, ये आइलैंड जो है ईस्ट ऑफ ग्रीनलैंड से हम लोग ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें आइसलैंड मिलेगा। ठीक है, मतलब ग्रीनरी से हम लोग आइस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, पहले ग्रीनरी एंजॉय किया, याद करने के लिए ट्रिक्स बता रही हूँ कि पहले हम लोग ने ग्रीनरी एंजॉय किया, उसके बाद अब हम लोग आइस के साथ एंजॉय करेंगे। ठीक है, ये भी एक नॉर्डिक कंट्री है और यहाँ पे नॉर्वेगियन और सेल्टिक इमिग्रेंट्स, दैट इज ट्राइब्स जो है वो पाए जाते हैं। यहाँ पर दुनिया का सबसे पुराना लेजिस्लेटिव असेंबली पाया जाता है। ठीक है, आइसलैंड का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट है। क्लियर, अभी तो आइसलैंड क्या है, पूरी तरह से 300 साल से ज्यादा से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन उससे पहले इसको नॉर्वे और डेनमार्क रूल करता था। रेकजाविक इसका राजधानी है। ठीक है, आइसलैंड की राजधानी क्या है, रेकजाविक, और यही यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। दुनिया का सबसे उत्तरी राजधानी रेकजाविक ही है, दैट इज आइसलैंड की राजधानी है, नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। राइट, आइसलैंड को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दुनिया का सबसे बेस्ट कंट्री बताया है इन टर्म्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी, मतलब यहाँ पे महिला और पुरुषों में भेदभाव ना के बराबर है। ये वन ऑफ द वेल्दीएस्ट एज वेल एज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है, धनी मनी भी है एज वेल एज विकसित भी है। नॉर्वे की तरह ही आइसलैंड में भी फजोर्ड्स लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं। क्लियर, बाल्टिक स्टेट्स की बात करें तो इसमें 3 देश शामिल है, ELL, राइट, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुनिया। अब हम लोग ग्रीस के बारे में जानते हैं। ग्रीस ऑटोमन एम्पायर से स्वतंत्र हुआ 1830 में। इसका लोकेशन कहाँ है, तो ये दक्षिण यूरोप में प्रेजेंट है। ठीक है, बॉर्डरिंग द एगेन सी, इयोनियन सी एंड मेडिटेरेनियन सी बिटवीन अल्बेनिया एंड टर्की। ठीक है, बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सा है, अल्बेनिया, बुल्गारिया, मैसिडोनिया एंड टर्की। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना। एलिवेशन की बात करें तो ग्रीस का सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है, हाईएस्ट पॉइंट, तो माउंट ओलंपस। ठीक है, अक्सर करंट अफेयर में इसका न्यूज रहता है। और यहाँ का सबसे लोएस्ट पॉइंट है मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, 2019 के जनवरी में मैसिडोनिया के पार्लियामेंट ने ग्रीस का रीनेमिंग कर दिया था, सॉरी ग्रीस को नहीं, मैसिडोनिया को नेमिंग कर दिया था एज द रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न मैसिडोनिया। इटली के बारे में देखते हैं। इटली became a nation state in 1861 when Sardinia and Sicily were united under King Victor of Emmanuel II। ठीक है, 1861 में इटली राष्ट्र बना जब सार्डिनिया और सिसिली नाम का 2 जगह एक साथ यूनाइटेड हुआ। ठीक है, अंडर किंग विक्टर इमैनुअल II। ठीक है, इटली जो है चार्टर मेंबर ऑफ नाटो है और यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का भी सदस्य है। क्लियर, इटली दक्षिण यूरोप में पाया जाता है। ठीक है, और ये एक पेनिनसुला है जो कि मेडिटेरेनियन सी में प्रेजेंट है और इसका लोएस्ट पॉइंट जो है मेडिटेरेनियन सी है और हाईएस्ट पॉइंट माउंट ब्लैंक है। ठीक है, स्पेन की बात करें तो स्पेन ऑक्युपाई करता है करीब 85% आइबेरियन पेनिनसुला का। ठीक है, और ये बॉर्डरिंग कंट्री है इसका फ्रांस और पोर्टुगल। ठीक है, इसकी राजधानी है मैड्रिड और इसका जलवायु क्लाइमेट है टेम्परेट, क्लियर, हॉट समर्स। ठीक है, गर्मियों में एकदम
ठीक है, गर्मी, और कोस्टल एरियाज के अलोंग मॉडरेट क्लाइमेट, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी, ठीक है, जबकि कुछ जगहों पर, ठीक है, क्लाउडी कोल्ड रहता है क्लाइमेट, बादल लगा हुआ रहता है और ठंडापन रहता है। स्पेन जो है एक ऐसा देश है जो कि टूरिस्ट्स को बहुत अट्रैक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं, ठीक है, बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े जो है मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं, स्टोन कैसल्स हैं, ठीक है, पत्थर से बने हुए बड़े बड़े महल हैं, ठीक है, और इसका हार्टलैंड जो है वो मेसेटा है, ठीक है, दैट मीन्स मेसेटा बेसिकली एक पठार वाला जगह है, ठीक है, और ये इसका यहाँ का मुख्य केंद्र है, ठीक है। कैटलोनिया यहाँ का बहुत इम्पोर्टेंट जगह है और स्पेन का बहुत ही धनी मनी और सबसे उत्पादक, ठीक है, क्षेत्र है ये। 1978 में ये ऑटोनॉमी इसको ग्रांट किया गया था, ठीक है, मतलब सेल्फ गवर्निंग स्टेटस। कैटेलोनिया का राजधानी है बार्सिलोना, जो कि फेमस है अपने मैरीटाइम इंडस्ट्री, सेकुलर आर्किटेक्चर और चौड़े चौड़े रोड्स के लिए, ठीक है, वाइड स्ट्रीट्स के लिए। पोर्टुगल को ऑफिशियली पोर्टुगीज रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये भी जो है आइबेरियन पेनिनसुला में लोकेटेड है, ठीक है, साउथ वेस्ट यूरोप में, जो कि बॉर्डर कर रहा है नॉर्थ अटलांटिक ओशन वेस्ट ऑफ स्पेन। एक समय ये यूरोप का सबसे बड़ा पावर था, ठीक है। पश्चिम के दिशा में फ्लो होने वाली टैगस नदी पोर्टुगल को काटता है, ठीक है, मतलब डिवाइड करता है उत्तरी माउंटेनियस रीजन में और दक्षिणी रोलिंग प्लेन्स रीजन में, ठीक है। यहाँ का लोएस्ट पॉइंट अटलांटिक ओशन है, हाईएस्ट पॉइंट पोंटा डी पिको या माउंट पिको है। नेक्स्ट, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वेलवेट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू व्हाट, ठीक है। तो वेलवेट क्रांति जो है वो स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक के फॉर्मेशन से रिलेटेड है, ठीक है। रशिया और यूक्रेन के बीच में अक्सर युद्ध चलते रहता है, ठीक है, करंट अफेयर में ये रहता है, इसलिए इस दोनों के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जान लेना इम्पोर्टेंट है। देखते हैं यूक्रेन के बारे में। यूक्रेन वॉज द सेंटर ऑफ फर्स्ट ईस्टर्न स्लाविक स्टेट कीवान रस, ठीक है, विच ड्यूरिंग 10th and 11th century was the largest and most powerful state in Europe, ठीक है। तो यूक्रेन जो था वो स्लाविक स्टेट, जो पहला स्लाविक स्टेट था कीवान रस, उसका मुख्य केंद्र था, जो कि एक समय में जो है यूरोप का मोस्ट पावरफुल स्टेट हुआ करता था और सबसे बड़ा भी, ठीक है। उसी से जो है यूक्रेनियन नेशनलिज्म का फाउंडेशन हुआ। क्रीमिया, ठीक है, क्रीमिया क्या है, एक समय यूक्रेन का वो पार्ट था, ठीक है, ब्लैक सी की तरफ ये सिचुएटेड है। तो क्रीमिया सदर्न पेनिनसुलर एक्सटेंशन ऑफ यूक्रेन टुवर्ड्स ब्लैक सी वॉज एनेक्स्ड बाय रशिया। इसको 2014 में रशिया ने हथिया लिया था और तब से रशिया ही इस पे रूल कर रहा है। यूक्रेन लोकेटेड कहाँ है, तो ये मेडिटेरेनियन ईस्ट यूरोप में लोकेटेड है, बॉर्डरिंग द ब्लैक सी, ठीक है। इसके पश्चिम में जो है ब्लैक सी है, पोलैंड, रोमानिया और मोल्डोवा है, जबकि पूरब में रशिया ने इसको घेरे हुए है। बॉर्डरिंग कंट्रीज क्या क्या है, बेलारूस, हंगरी, मोल्डोवा, पोलैंड, रोमानिया, रशिया और स्लोवेनिया। अगर हम 3 बाल्टिक कंट्रीज एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया ELL को छोड़ दें तो करीब 12 देश मिलकर जो है कॉमनवेल्थ कंट्रीज का ग्रुप बनाता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मिन्स्क, जो कि कैपिटल ऑफ बेलारूस है। जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, इस तीनों को मिलाकर कॉकसस स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है रशिया। दिसंबर 1991 में USSR का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, ठीक है, USSR टूट गया था 15 कंट्रीज में। रशिया जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा कंट्री है, जो कि 2 कॉन्टिनेंट्स एशिया और यूरोप में फैला हुआ है। ये जो है बाल्टिक सी, पश्चिम में बाल्टिक सी से लेकर पूरब में पैसिफिक ओशन तक फैला हुआ है, करीब 9000 किलोमीटर के एरिया में, ठीक है। रशिया में करीब 11 टाइम जोन्स हैं, पूरे वर्ल्ड में कितने हैं, 24 टाइम जोन्स, ठीक है। तो विश्व का जो 24 टाइम जोन्स है उसमें से 11 टाइम जोन जो है केवल रशिया में प्रेजेंट है। जिस देश में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जोन्स है, ठीक है, वो है फ्रांस, करीब 12 टाइम जोन्स है ड्यू टू इट्स टेरिटरीज अराउंड द वर्ल्ड। रशिया ने हाल ही में
पहला टूरिस्ट ट्रेन लॉन्च करा जिसका नाम था जेरन गोल्ड, ठीक है, जो कि आर्कटिक रीजन में जाएगा और ये सेंट पीटर्सबर्ग स्टेशन से खुलेगा, ठीक है। यूराल माउंटेन्स, यूराल नदी और कैस्पियन सी, ये तीनों मिलकर जो है वो रशिया को सेपरेट करता है यूरोप और एशिया से, ठीक है। माउंट एल्ब्रुस जो है रशिया का सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक है, ठीक है। कॉकसस रेंज जो है वो ब्लैक सी से कैस्पियन सी तक एक्सटेंड करता है। यहाँ पर अगर मेजर रिवर्स की बात करें तो ओब, येनिसी, लेना, अमूर, वोल्गा और डॉन नाम के रिवर्स यहाँ प्रसिद्ध हैं। रशिया में कुछ इंपॉर्टेंट झील्स पाए जाते हैं जैसे कि लेक लडोगा, ठीक है, लेक ओनेगा, लेक पाइपस और कैस्पियन सी। कैस्पियन सी जो है ना ये यूरोप वाले पार्ट में पाया जाता है, जबकि लेक बैकाल जो है वो एशियन पार्ट में पाया जाता है। तो रशिया जो है दोनों कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है ना, एशिया और यूरोप दोनों में। तो एशियन साइड में बैकाल झील और यूरोप साइड में कैस्पियन सी का झील पाया जाता है, ठीक है। पश्चिमी एरिया की तरफ वोल्गा और डॉन नदी जो है वो डॉन कैनाल से कनेक्टेड है। ये काफी फर्टाइल क्षेत्र माना जाता है जिसको रशिया का हार्टलैंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। रशिया और चाइना के बीच में, ठीक है, रिवर अमूर प्रेजेंट है, ठीक है। अमूर नदी जो है वो रशिया और चाइना के बीच में एक ज्योग्राफिकल फ्रंटियर बनाता है, बॉर्डर बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अब कुछ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है, ये ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। कैस्पियन सी क्या है? एक सॉल्ट वाटर लेक है और ये लार्जेस्ट एंड मतलब कैस्पियन सी खुद अपने आप में झील है, लेकिन वो जो है वोल्गा नदी और यूरल नदी को भी अपने आप में मिला लेती है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ की अगर हम क्लाइमेट की बात करें ना तो रशिया में कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है जिस पर कि मेडिटेरेनियन सी का एक मॉडरेटिंग इफेक्ट देखा गया है, ठीक है। साइबेरिया के क्षेत्र में जो है गर्मी महीना में भी रेनफॉल होता है, जबकि ठंडे के मौसम में, ठीक है, यूरोप में नहीं, सॉरी, मतलब रशिया का जो यूरोपियन पार्ट है उसमें बारिश होता है, ठीक है। साइबेरिया के क्षेत्र में गर्मी में बारिश और यूरोपियन पार्ट में जाड़े में बारिश। सबसे ज्यादा हेवीएस्ट रेनफॉल कॉकसस माउंटेन्स पे देखा गया है रशिया में। यहाँ के एग्रीकल्चर का बात करें तो यहाँ पर स्टेपी रीजन है, स्टेपी ग्रासलैंड है, ठीक है। यहाँ पे व्हीट का कल्टीवेशन होता है। डेयरी इंडस्ट्री मॉस्को में फेमस है। रशिया में अच्छा खासा नेचुरल रिसोर्सेज पाया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट तो आयरन ओर, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। रशिया पहला कंट्री है पूरे विश्व में जिसने की मीथेन को एक्सट्रैक्ट किया था हाइड्रेट गैस से, सर्बिया में, ठीक है। कोल यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है रशिया में। इम्पोर्टेंट पेट्रोलियम और नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग रीजन्स की बात करें तो वो है वोल्गा यूराल रीजन, क्रीमियन कॉकसस रीजन, ठीक है। और विश्व प्रसिद्ध जो बाकू सेंटर है, ठीक है, ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए जो बाकू सेंटर मशहूर है वो भी रशिया में ही मौजूद है। और कुछ क्षेत्र ब्लैक सी के पास भी जो है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन के लिए जाना जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर्स जो कि मॉस्को के पास है, ठीक है, और सेंट पीटर्सबर्ग जिसको लेनिनग्राड कहते हैं वहां पर भी प्रेजेंट है। कुछ साउथ यूराल, वेस्टर्न साइबेरिया और फार ईस्टर्न रीजन में भी प्रेजेंट है, ठीक है। रशिया जो है दुनिया का सबसे ज्यादा पेट्रोलियम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री था, ठीक है, अभी भी है, लेकिन हो सकता है रैंकिंग अब इसका चेंज हो गया हो, ठीक है। एक बार गूगल से वेरीफाई करना होगा, क्लियर। और रशिया में दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर फ्यूल बैंक सेटअप हुआ था साइबेरिया में, ठीक है। रशिया के कुछ प्रोमिनेंट शहरों को देखें तो मॉस्को को पोर्ट ऑफ 5 सीज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे 5 समुद्रों का बंदरगाह प्रेजेंट है। टूला, पिट्सबर्ग ऑफ रशिया, ठीक है। टूला एक इम्पोर्टेंट शहर है जिसको रशिया का, रूस का पिट्सबर्ग जाना जाता है। इवानोवो, मैनचेस्टर ऑफ रशिया, ठीक है। ये सब वन लाइनर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट आ सकते हैं, ठीक है। फिर है वोल्गोग्राड जो कि ऑयल रिफाइनिंग सेंटर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और व्लादिवोस्टॉक शिप बिल्डिंग सेंटर, समुद्री जहाज के निर्माण के लिए फेमस है। ट्रांस साइबेरियन रेल रूट, ये
पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी का पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा रेल रूट के रूप में जाना जाता है, जो कि कनेक्ट करता है पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग को पूरब में व्लादिवोस्टॉक से। क्लियर है। रूस का राजधानी और सबसे बड़ा शहर मॉस्को है, ठीक है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग दोनों जो है वो साइबेरिया के इंडस्ट्रियल रीजन से कनेक्टेड है। ये देखिए रशिया का पॉलिटिकल मैप है, ठीक है, कितना बड़ा है रशिया, ठीक है। क्लियर दिख रहा है। आगे देखते हैं। मॉस्को को पोर्ट ऑफ 5 सीज के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है 5 समुद्र से कनेक्टेड है थ्रू रिवर्स और कैनाल्स। और ये 5 समुद्र कौन से हैं? कैस्पियन सी, ठीक है, जो कि एक्चुअली में क्या है, झील है, ब्लैक सी, बाल्टिक सी, व्हाइट सी और लेक लडोगा। क्लियर हो गया। अब मुरमांस्क, जो ये एक जगह है मुरमांस्क, ठीक है। मुरमांस्क जो है ये लोकेटेड है कोला पेनिनसुला पे। ये आर्कटिक ओशन का एक लौता ऐसा बंदरगाह है जो कि आइस फ्री रहता है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। मतलब ये बर्फ से ढका हुआ नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वार्म नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की हवाएं, ठीक है, सॉरी हवाएं नहीं, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की गर्माहट जो है ना इसके बर्फ को पिघला देती है। नेक्स्ट है, लास्ट है यूगोस्लाविया, ठीक है। यूगोस्लाविया जो है वो एड्रियाटिक सी में प्रेजेंट है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के दौरान इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। स्लोवेनिया, क्रोएशिया और मैसेडोनिया के टूटने के बाद 1991 में केवल सर्बिया और मॉन्टीनेग्रो यूगोस्लाविया का पार्ट रह गया। क्लियर। इसीलिए इसको जो है रीनेमिंग किया गया फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया से सर्बिया और मॉन्टीनेग्रो में, ठीक है। 2008 के फरवरी में एक नया देश कोसोवो भी एग्जिस्टेंस में आया। अब स्लोवेनिया का राजधानी है लिजुब्लिजाना, ठीक है, लिजुब्लिजाना। ये लिजुब्लिजानिया जो है वो स्लोवेनिया का कैपिटल है, जिसको 2010 में बुक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में घोषित किया गया था यूनेस्को के द्वारा, ताकि लिटरेचर और स्टडीज का प्रमोशन किया जा सके। तो यहाँ पे हम लोग का यूरोप खत्म होता है। यहाँ पे आज हम लोग का यूरोप पूरी तरह से खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा यूरोप के बारे में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये काफी बड़ा और काफी कॉम्प्रिहेंसिव एक चैप्टर था, कॉन्टिनेंट था, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छे से मन लगा के फोकस के साथ पढ़ते रहिए। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स एंड थैंक यू।